बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें अपनी भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपके मन में रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारी जिम्मेदारी रहती है आपके बीच कुछ बातें रखेंगी। हमारे डीपी साहब नवाज जी है और सभी प्रेस के साथ हैं। 3 बिंदु आपको लिखना रखेंगे। पहला, किसान की परिस्थितियों, किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा जब केंद्र की सरकार हो जाए उत्तर प्रदेश की सरकार है, बहुत बड़ा धोखा हुआ केंद्र सरकार के कार्यकाल में और प्रदेश सरकार के कार्यकाल में, उसके बारे में। दूसरा, कोरोना की महामारी को लेकर जो उत्तर प्रदेश बनी और उसके बाद जिस प्रकार से पीड़ितों को, पीड़ित परिवारों को हो चुकी है सरकार ने थोड़े समय में, तो उस बात को आपके बीच में रखेंगे। हमारी क्या बात है। और तीसरा, जो एक बहुत बड़ा अभी मुद्रा भंडार में लाखों करोड़ रुपए की गिरोही ड्रग्स और उसके पीछे किस तरह की परिस्थिति बनी और किस तरीके से पाया गया कि लाखों करोड़ रुपए की ड्रग्स का का वो पूरा कॉरिडोर हो गया है। हिंदुस्तान में बड़ा गंभीर विषय है। उसको 3 पॉइंट आज आपको। तो पहला तो किसान को लेकर आपको पता है तो किसान आंदोलन चल रहा है। लगभग 300 दिन इस आंदोलन को हो गए। देश का किसान अपने ही देश की सरकार से लेकर 300 दिनों से लाखों करोड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अलग अलग मुद्दों में जिला स्तरों में बैठा है। देश की राजधानी के दरवाजे, सरकार के दरवाजे बैठा है और इन 300 दिनों में 600 के करीब किसानों की जान भी घरों में जा चुकी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अपने अलग अलग प्रदेशों में इन धर्मों से लौट रहे हैं। लेकिन उस सबके बावजूद सरकार के प्रति, सरकार के मन में किसान के प्रति कोई करुणा होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। ऐसी कठोर सरकार, ये उन्हीं के नागरिक है तो किसान जिनकी बड़े पैमाने में जाने की जान चुकी है। ऐसा आंदोलन शायद देश के इतिहास में भी ना हो। ऐसे में जगह पे नमक छिड़कने का काम सरकार कर रही है। उसका उदाहरण जो उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 25 रुपए गन्ने का भाव बढ़ाने का फैसला, उसका उदाहरण रबी की फसलों में जिसमें गेहूं मुख्यतः है, बाकी भी जो फसलें हैं उनमें मात्र 2% न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला। ये जो सारे फैसले हैं, आप ये फैसले रख रहे हैं कि 2015-16 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था और जिसको भारी भारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसको बारी बारी कहा कि किसान की 2022 तक आमदनी दुगनी हो जाएगी। आमदनी दुगनी तो खैर ये जो वायदा किया गया था ये बहुत बड़ा झूठा साबित हुआ। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी का जो फैसला सरकार ने किया तो गन्ने का भाव बढ़ाने का फैसला। आमदनी दुगनी किसान की तब होगी जब भाव दुगना होगा। किसी फसल का भाव दुगना होगा तभी आमदनी दुगनी होगी।
पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भाव बढ़ाया गया, चाहे वो गन्ने की बात हो, चाहे गेहूं के समर्थन मूल्य की बात हो, वो महंगाई की तुलना में भी काफी कम है। गन्ने का निभाव देखें तो ये प्रति सालाना वृद्धि के तौर पर देखें तो मात्र 1.6% है। आज महंगाई 6%। डीजल जो 46 रुपए में था 2014 में, आज वो बढ़कर 90 रुपए से ऊपर डाल दी। तो जब लागत दुगनी हो गई, महंगाई 6% पे चल रही है, तो सालाना वृद्धि मात्र 1.6%। तो यानी कि आमदनी दुगनी होने के बजाय इन 6-7 सालों में जब ये वायदा किया गया था, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से गेहूं और रबी की फसलों का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया गया मात्र 2%। अगर हम उसकी तुलना करें यूपीए सरकार के समय, प्रतिवर्ष फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसतन 12 से लेकर 23% तक बढ़ाया जाता है। धान का प्रतिवर्ष 13% बढ़ा यूपीए के समय, गेहूं का प्रतिवर्ष 12% बढ़ाया गया था, अरहर का प्रतिवर्ष 22% बढ़ाया गया था, मूंग का प्रतिवर्ष 23% बढ़ाया गया था। हर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य इस रेशो में बढ़ाया जा रहा है। आप स्वयं पत्रकार से जुड़े हैं, अगर आप अपने प्रोफेशन में देखेंगे, अगर आपकी तनख्वाह एक तरफ तो प्रतिवर्ष 20% बढ़ाई जा रही हो और फिर वायदा किया जाए कि आमदनी दुगनी करेंगे, और ये जब से वायदा आया हो तब से आपकी तनख्वाह मात्र 2% बढ़ाई जाए, तो क्या आप आंदोलन नहीं करने में मजबूर होंगे? ये आज देश के किसान पूछ रहे हैं। इसलिए देश के किसान आज दुखी है, आज पीड़ित है और इस आंदोलन में शामिल है। हमारी मांग है कि आमदनी दुगनी का वायदा तो खैर झूठा साबित हुआ, जैसे बहुत से पहले वायदे जिन्हें साबित हुए सरकार के, रोजगार देने का वायदा, 15 लाख देने का वायदा, अच्छे दिनों का वायदा, आमदनी किसान की आमदनी दुगनी का वायदा भी झूठा साबित हुआ। स्वामीनाथन कमीशन लागू करने का वायदा भी किसान के लिए झूठा साबित हुआ। लेकिन कम से कम गन्ने का भाव सरकार कम से कम 400 रुपए क्विंटल घोषित करे। उत्तर प्रदेश सरकार, वायदे तो आप भूल गए हैं, लेकिन जगहों में कम से कम मलम लगेगा। इसी प्रकार से सरकार बड़े दिल के साथ किसान के साथ बात करे और किसानों के 3 मांग है, 3 कृषि कानून जो किसान, जिससे किसानों के भविष्य को सरकार बड़े औद्योगिक घरानों के हवाले करके सरकारी खरीद से पीछे हटना चाहती है, उन 3 कानूनों को वापस लेने का रास्ता निकाले। और इस आंदोलन को, किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी भावना को समझे सरकार। तो हमारी मांग है, पहला बिंदु ये। दूसरा बिंदु कोरोना की। कोरोना काल में जो दृश्य उत्तर प्रदेश से निकल के आए, उन दृश्यों ने पूरे देश और दुनिया में दिलों को हिलाने का काम किया। इस प्रकार के दृश्य जो उत्तर प्रदेश में नदियों के घाटों से लेकर और शमशान भूमियों तक, इस प्रकार के जो दृश्य उत्तर प्रदेश से निकल के आए, और कई बार कई जगह तो अस्पताल पहुंचते लोग की जानें चली गई। जैसे देश की सरकार 600 किसानों की जान चली गई, मगर उनको कुछ नहीं मान रही। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में आंकड़े अलग किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में जो कोरोना काल में कोरोना से ग्रस्त, जिन्होंने अपना कोई खो दिया, ऐसे परिवार है, प्रदेश की सरकार को भी कुछ नहीं मान रही। उसके 2 पैमाने हैं कि एक तो किस तरीके से निर्धारित किया जाए कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। सरकार ने आंकड़ा दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 22,890 मौत। अगर कोई भी मानदंड है, किसी भी प्रकार से आंकलन करें,
तो आप हम सब जानते हैं, यथार्थ जानते हैं कि असली आंकड़ा इससे कई गुना बड़ा है। हर गांव में, कई गांव में ऐसी परिस्थितियां हैं कि अगर 10 लोगों का लोग बताएं कि 10 मौत हुई है, 10 लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है, मगर उनमें से एक ही रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड में पाया जाता है। क्योंकि बहुत जगह लोग जब स्थिति देखी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, तो बहुत से लोग जो गांव में थे उन्होंने अस्पताल की तरफ जाए नहीं जाए, इस दुनिया में रहकर वो घर पे ही किसी प्रकार से अपने साधनों को जुटाकर अपनों के लिए उनको मजबूर होना पड़ा और वहां उनकी मृत्यु हुई। इसका कोई रिकॉर्ड सरकारी आंखों में नहीं दिखाई देता। तो पहला तो ये, दूसरा कि कितनी मदद की जाए। अलग अलग प्रदेशों की सरकारों ने अलग अलग घोषणाएं करी। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 के भी पिछले हफ्ते एक गवर्नमेंट ने कहा कि 50,000 की मदद हर प्रदेश सरकार करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार के जो आदेश आए हैं, जो हर मुख्य सचिव, हर प्रदेश के मुख्य सचिव तक केंद्र सरकार के माध्यम से आदेश पहुंचे उत्तर प्रदेश में, जो कि हमारा मानना बिल्कुल नाकाफी है। आपदा के अलग अलग नियम बने हुए हैं, जिसमें अलग अलग प्रदेशों के नियम बने हुए हैं। 4 लाख से लेकर 2 लाख तक की आर्थिक मदद के लिए और केंद्र सरकार से तो ये अगर आपका नहीं तो क्या थी, तो ना तो आंकड़ों के माध्यम से सरकार, क्योंकि जब सरकार ये बोलती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई डेथ नहीं हुई, जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री संसद का सदस्य है, संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा कि कोई डेथ नहीं, कोई भी मृत्यु, कोई रिकॉर्ड नहीं आया, किसी प्रदेश से कोई रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जवाब दिया कि कहीं कोई ऑक्सीजन कमी नहीं। इससे बड़ा अमानवीय झूठ नहीं हो सकता। हमने स्वयं देखा है, हमने वो नजारे देखे। कानपुर का नजारा आपको याद होगा, अस्पताल जाते हुए ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति, जो पेशेंट थे उनकी स्वयं उनकी पत्नी उनके मुंह में जो है सांस डाल के प्रयास करते। तो ये ऐसे इतना झूठ और अमानवीय झूठ, मैं समझता हूँ कि इसको लेकर हमें बड़ी पीड़ा है और हम इसकी अपनी मांग बढ़ाते हैं कि ये आंदोलन जो है सरकार का पूर्ण गलत है। दोबारा से सर्वे किया जाए, जिसमें लोगों के लिए जिलावार, मंडलवार आवेदन मांगे जाए और उसके आधार पर तय हो और उनको पूरा मुआवजा मिले। और आखिरी जो पॉइंट है एआईसीसी की तरफ से, वो पॉइंट हमारी जो भी आप सम्मेलन कराएंगे, जो हमारी प्रेसिडेंशियल छुट्टियों पर जो आज आपके रख रहे हैं, वो पॉइंट रस को लेकर गुजरात में मुद्रा बंदरगाह 17 और 19 सितंबर को 2 कंटेनर से लगभग 3,000 किलोग्राम हीरोइन ड्रग्स की भारी खेप बरामद हुई। ये आप लोगों की जानकारी में बताते हैं कि आज तक न केवल भारतवर्ष में लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी बरामद हुई सबसे बड़ी ड्रग इतनी बड़ी ड्रग रैकेट के बाद अगले 3,000 किलोग्राम ये किस प्रकार से कौन लोग शामिल थे, एक बहुत बड़े गहन चिंतन का विषय होना चाहिए देश के लिए। लेकिन सरकार ने अभी तक केवल छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया है और जिनको गिरफ्तार किया उन्होंने बताया कि इसके अवधि में उनको 10-12 लाख रुपए मिलेंगे।
लेकिन आकर सरकारी एजेंसी ने किया कि जो ये जो हीरोइन के इसकी लागत 21,000 करोड़ रुपए है, इसमें कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब भी मिलना बाकी है। ये पता चला है कि ये मंगाने वाली जो कंपनी आंध्र प्रदेश की कोई आशिक ट्रेडिंग कंपनी, जो इस साल जून में 25 टन सेमीकंडक्टर पाउडर जिनके पास होते थे वो बनाने वाली कंपनी थी। लेकिन वो सब बैंक जो है वो गुजरात का जो मुंद्रा यानी बंदरगाह है वो रखा गया है। प्रश्न कुछ बनते हैं आपके बीच में, वो प्रश्न मैं कर रहा हूँ प्रेस है उसमें आप अगर मुख्य तय 3-4 प्रश्न इसको लेके बनते हैं कि गुजरात तक नशीले पदार्थों की तस्करी का सबसे पसंदीदा रास्ता क्यों बन गया? क्या ये खुदा से देश में हो रही बड़ी ड्रग तस्करी एक झलक भर तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए ड्रग्स की 10 चीजों को छोड़ दिया गया और केवल 1-2 को दिखाने के लिए पकड़ा गया एजेंसी, पकड़ा गया कि एजेंसियां तेजी से अपना काम कर रही। जब गुजरात के बंदरगाहों के रास्ते भारत में ड्रग तस्करी का पैटर्न रहा है तो सरकार और सुधारात्मक और पुख्ता उपाय करने में नाकाम क्यों हो रही? भारत सरकार, गुजरात सरकार और नारकोटिक्स ब्यूरो की नाक के नीचे भारत में ऐसा ड्रग सिंडिकेट कैसे चल रहा है, अभी तक इसका खुलासा क्यों नहीं हुआ? इन देश में ड्रग्स खरीद बिक्री नेटवर्क चलाने वाले ऑपरेटर, आयातक और व्यक्ति सिंडिकेट कौन है? 18 महीने बीतने के बावजूद एनसीबी में अभी तक पूर्णकालिक महानिदेशक क्यों नहीं नियुक्त हुआ? क्या इस सरकार को भारत के युवाओं की भलाई या भविष्य की कोई परवाह नहीं? कुल मिला के जैसे मैंने कहा कि 3,000 किलो की हीरोइन पकड़े जाना और इससे पहले 1,75,000 करोड़ की 25,000 किलोग्राम हीरोइन तस्करी अलग अलग देशों में पकड़ी हुई। ये जो है 17-19 से पहले तो इतने बड़ी पैमाने पे हिंदुस्तान के अंदर ड्रग सिंडिकेट चल रहा है, क्या इसकी जांच सबसे उच्च स्तर पे नहीं की जानी चाहिए? तो सरकार को, केंद्र सरकार को, ये हमारा सवाल केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार इस मामले में जो है देश के सामने ये जो इकट्ठा पकड़ा गया ये तो है 3,000 किलोग्राम। इससे पहले इससे पहले 25,000 किलोग्राम पकड़ा गया है अलग अलग देशों में, जो कि 25,000 किलोग्राम जो कि 1,75,000 करोड़ रुपए इसकी। तो ये हमारे लिए मुख्य बिंदु है, किसान को लेकर, कोरोना को लेकर और जो ये ड्रग्स का सिंडिकेट हिंदुस्तान में चल रहा है इसको लेकर। ये एक और जो ज्वलंत मुद्दा है, कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता जी, उनके जिस प्रकार से पुलिस ने होटल में जांच करी, उन्होंने सवाल पूछा तो पीठ पलट कर उनको अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया और उनको मार दिया गया। ये अमानवीय चेहरा सरकार का द्वारा से सामने आता है, जो अमानवीय चेहरा किसान आंदोलन में सरकार का दिखाई दे रहा है, जो अमानवीय चेहरा कोरोना के समय दिखाई दे रहा है, वही अमानवीय चेहरा का एक और रूप ये जो स्वर्गीय मनीष गुप्ता
प्रकरण में भी दिखाई दिया। उसमें हम उस परिवार के साथ हैं। ईश्वर उस परिवार को शक्ति दे, ईश्वर को सहने की, और इसकी योगदान सरकार या कार्रवाई होती है, ना सिर्फ देश की